हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आपके अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर की समरी करेंगे। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी एक महिला का रूप चित्र। और ये जो महिला थी ये कौन थी? जो लेखक हैं हमारे इस पाठ के, खुशवंत सिंह जी, उनकी जो दादी हैं उनके बारे में उन्होंने ये कहानी लिखी है और अपने बचपन की कुछ यादों को इसमें संजोया है। बहुत ही अच्छी कहानी है और आप इसको कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में कोई बुजुर्ग ऐसा होता है, दादा दादी या कोई और बड़ा घर का, जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है और आप उनको ज़रूर याद करते हैं। तो किस तरह से लेखक अपनी दादी की सब चीज़ों को याद करें, उनकी स्मृतियों में वो सब चीज़ें हैं, और वो किस तरह से ये कहते हैं कि मैंने कभी भी अपनी दादी को जवान रूप में नहीं देखा और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कभी जवान रही होंगी। और किस तरह से दादी नाराज़ हुई जब उनको पता चला कि संगीत की शिक्षा लेखक के विद्यालय में दी जा रही है। उनको ये लगता था कि वहाँ पे शास्त्रों की पढ़ाई कराई जानी चाहिए, ये सब गलत हो रहा है। और कैसे वो उसको तैयार करके विद्यालय भेजा करती थी जब वो बचपन में छोटे थे, और कैसे कैसे जो उनकी आपस में जो इतना जुड़ाव था वो धीरे धीरे दूर हो गया। और अंत समय में जब लेखक विदेश जा रहे थे तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जब वापस आएंगे तो उनकी दादी उनको जिंदा मिलेंगी, लेकिन वो उनको मिली। जिस तरह से वो उनको रिसीव करने आई, जैसे पहले उनको वो जब वो विदेश जा रहे थे तो उनको विदा करने के लिए आई थी, वैसे ही वो उनको रिसीव करने के लिए उसी जगह पे उसी रूप में उनको दिखाई दी। बिल्कुल उनको ऐसा लगता था एक झुर्री भी इधर से उधर नहीं हुई है। उनका जो चेहरा बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही अभी दिखाई देता है। यानी उनका कहना कि 20 साल पहले भी वो ऐसी दिखती थी, आज भी वो ऐसी दिखती हैं। जब वो विदेश जाके 5 साल रह के जब वापस आए तब भी वो वैसी दिखती थी। तो वो उनका जो चेहरा है वो उनकी आंखों में ऐसा बस गया था कि मेरी दादी कभी जवान हुई होंगी, इसको वो इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसमें लेखक जो हैं खुशवंत सिंह जी, वो अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से जो उनका टाइम है वो उनकी दादी के साथ कैसे स्पेंड हुआ। और उन्होंने अपनी दादी को शुरू से ही, जब से उन्होंने अपनी दादी को देखा था तब से वो उनको वैसी ही दिखाई दी थी। कहने का मतलब ये है कि जब खुशवंत सिंह जी छोटे थे तो जो उनकी दादी थी वो जैसी उस समय दिखाई देती थी, जो जैसी उन्होंने बचपन में देखा था वैसी ही वो अब भी दिखाई देते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी महिला का रूप चित्र। रूप चित्र का मतलब है कि पोर्ट्रेट, ठीक है। और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसा मैं बचपन में मेरी दादी को देखता था वैसा ही मुझे आज भी मेरी दादी दिखाई देती हैं। इस कहानी में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो वो पूरा वर्णन करते हैं कि मेरी जो दादी हैं उनको जब से मैंने देखा, उनकी हाइट छोटी, थोड़ी सी वो मोटी, झुकी हुई, और पूरा चेहरा उनका झुर्रियों की लाइनों से पूरा भरा हुआ था। यानी वो इतनी ज़्यादा एजेड थी कि उनकी उम्र का पता लगाना बहुत मुश्किल था और ऐसा लगता था वो सदियों से ऐसी बूढ़ी ही हैं। हमारे जो कमरे का जो ड्राइंग हॉल था, जिसमें मैं लेखक की तरफ से स्टोरी बता रही हूँ, उसके अंदर जहाँ पे आग जलाने का एक छोटा सा बना हुआ होता है दीवार के अंदर, और उसके ऊपर की तरफ उनके दादाजी का पोर्ट्रेट भी लगा हुआ था। यानी उनके दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें उनके दादाजी भी उम्र में बहुत ज़्यादा ही दिखाई देते थे, 100 से ऊपर दिखाई देते थे, धोती कुर्ता पहने हुए और साफा लगाए हुए। और उनको ये देख के लगता था कि वो कभी जवान रहे ही नहीं होंगे, शुरू से ही उनके नाती पोते रहे होंगे। और जो उनकी दादी थी उनके बारे में लेखक का ये कहना है कि मैंने हमेशा अपनी दादी को ऐसा ही देखा कि उनका जो चेहरा है वो झुर्रियों से भरा हुआ और बूढ़ी वो एकदम। और दादाजी को तो खैर उन्होंने देखा ही नहीं था, उनका सिर्फ वो तस्वीर देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कभी इनकी शादी भी हुई होगी। वो कभी अपनी बचपन की बातें जब डिस्कस करती थी तो उनको लगता था ये कभी बचपन में छोटी भी रही होंगी। उनके लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल था, बचपन क्या उनकी जवानी भी इमेजिन करना बहुत मुश्किल था। जैसा कि उनको बताया गया था कि उनकी दादी बहुत सुंदर हुआ करती थी, बहुत आकर्षक। तो उनको ऐसा लगा कि मेरी दादी सुंदर तो नहीं हो सकती, हाँ आकर्षक वो अभी भी लगती थी, क्योंकि जो उनके बाल थे वो एकदम वाइट थे, सफ़ेद हो रखे थे। और वो अपनी जो साड़ी पहनी हुई रहती थी सफ़ेद रंग की, उसमें वो बिल्कुल ऐसे एकदम शांत और बहुत ही डिसेंट सी लगती थी, जैसे कि उनको किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता नहीं है और वो हमेशा संतुष्ट दिखाई देती थी। तो इस तरह का उनका जो चेहरा था वो हमेशा लेखक की आंखों में रहता था। तो वो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि लेखक ये बताते हैं कि जब वो बचपन में छोटे थे तो उस समय
उनकी दादी जी के साथ उनको रहने का बहुत मौका मिला, क्योंकि उनके माता पिता शहर आ गए थे। तो जब तक उन्होंने शहर में उनके रहने की व्यवस्था नहीं करी, तब तक वो अपनी दादी के साथ गांव में ही रहे। और उनका जो दिनचर्या थी वो ऐसे थी कि उनकी दादी उनको सुबह उठाती थी, नहलाती धुलाती थी, तैयार करती थी, और सुबह उनको रात की जो रोटी होती थी उस रोटी के ऊपर मक्खन लगा के चीनी डाल के उसको उनको नाश्ता देती थी, और बची हुई जो रोटियां होती थी उनको साथ में ले लेती थी और उनके साथ ही रवाना हो जाती थी स्कूल के लिए। और जब वो लोग स्कूल जाते थे तो रास्ते में जहाँ पे भी उनको कुत्ते मिलते थे, वो उन कुत्तों को छोटे छोटे टुकड़े करके वो रोटियां डाल देती थी। और जब वो स्कूल जा रहे होते तो स्कूल के एकदम बगल में ही मंदिर था, तो जो उनकी दादी थी वो उनको स्कूल में छोड़ देती थी और खुद मंदिर में प्रार्थना करती थी। वो अपने जाके वहाँ पर पूजा पाठ करती थी और अपने धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ा करती थी। और जब स्कूल के विद्यालय की छुट्टी हो जाती थी तो वो दोनों दादी और पोता जो है वो घर आ जाते थे। तो ये उनकी दिनचर्या थी। फिर सेकंड स्टेज तब आई जब उनके पिताजी ने उन लोगों को दोनों को अपने साथ शहर में शिफ्ट कर लिया। जब वो शहर में शिफ्ट हुए तो उनको एक कमरा दे दिया गया जिसमें दादी और पोता दोनों साथ में रहते थे। वहाँ तक इनकी बॉन्डिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद में जो लेखक हैं वो विद्यालय जाने लगे, और विद्यालय जाने के लिए उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करा दिया गया। तो वो स्कूल जाते थे तो बस से स्कूल जाते थे, तो अब दादी उनके साथ विद्यालय तक नहीं जा सकती थी। दादी की जो दिनचर्या थी रोज उनके साथ जाने वाली, वो छूट गई। हाँ, वो उनके लिए नाश्ता वगैरह बना देती थी शुरू में, जब वो लोग शिफ्ट हुए थे तब नाश्ता तैयार कर देती थी, और वही उन लोगों के आपस में बातचीत का करने का समय होता था, क्योंकि बाद में तो बच्चा स्कूल चला जाता था और दादी जो है वो अपने माला फेरती रहती थी बैठ के और पूजा पाठ करती रहती थी। अब यहाँ पर क्योंकि शहर में कुत्ते नहीं थे तो उन्होंने चिड़ियाओं को यानी गौरैयाओं को खाना खिलाना शुरू कर दिया। यानी वो दाना जो उनकी दिनचर्या थी कि वो किसी न किसी को अपनी तरफ से हाथ से कुछ खिलाती थी, जैसे गांव में कुत्तों को खिलाती थी, वैसे यहाँ पे जब वो दोपहर में खाना खाती थी तो उसके बाद में गौरैया को छोटे छोटे टुकड़े करके खाने के लिए देती थी और उस समय रेस्ट करती थी। तो वो जो गौरैया थी वो चारों की तरफ उनके आके बैठ जाती थी और बहुत ही खुश रहती थी उस माहौल में। उस बरामदे में जब तक वो गौरैया को दाना वो देती थी, रोटी के टुकड़े, तब तक वो वहाँ बैठी रहती थी। कोई उनके सिर के ऊपर आके बैठ जाती थी, कोई उनकी टांग पे बैठ जाती थी, कोई उनके हाथ पे बैठ जाती थी। मतलब वो इतनी घुल मिल गई थी उनके साथ में। तो सेकंड स्टेज ये थी। अब क्या हुआ कि जब बच्चा स्कूल जाने लग गया तो जब वो स्कूल से आता था तो अपनी दादी माँ को विज्ञान के बारे में बताता था, क्योंकि एक नया विषय उसने पढ़ना शुरू किया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में उसने बताया, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में उसने बताया। लेकिन दादी को तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी और उनको लगता था कि ये कैसा स्कूल है जिसमें अंग्रेजी सिखाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को सिखा रहे हैं और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो उनका मन बड़ा दुखी होता था। फिर एक बार बच्चे ने उनको ये भी बता दिया कि हमारे को विद्यालय में संगीत की शिक्षा भी दी जाती है। तो जिस दिन दादी ने जब ये बात सुनी कि संगीत की शिक्षा दी जाती है तो उनका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया और वो बड़ी दुखी हुई, क्योंकि वो संगीत को अच्छा नहीं मानती थी। उनके अनुसार संगीत जो था वो असभ्य लोगों का काम था, यानी कि वैश्याएं या फिर भिखारी जो होते हैं वही इन सब चीज़ों को करते हैं। तो सभ्य व्यक्तियों का ये काम नहीं है कि वो संगीत की शिक्षा लें या संगीत के बारे में बात भी करें। तो वो इसको बहुत ही बुरा मानती थी। तो इससे उनको बड़ा आघात पहुंचा कि यहाँ तो शहर में बड़े ही अजीब तरह की पढ़ाई होती है। उसके बाद में और उनके बीच में दूरी तब आ गई जब लेखक को विश्वविद्यालय भेजा गया, तो उसको एक अलग से कमरा मिल गया। अब दादी और उसके बीच में जो एक बॉन्डिंग थी, वो सुबह शाम जहाँ एक कमरे में रहा करते थे, आपस में बातचीत भी उनकी थोड़ी बहुत हो जाती थी, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि लेखक को एक अलग कमरा मिल गया था और उसका जो कॉलेज का रूटीन था यानी विश्वविद्यालय का जो रूटीन था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। तो उनके बीच में जो थोड़ा बहुत रहा हुआ संवाद था वो भी अब खत्म सा ही हो गया था। उसके बाद में और जब उन्होंने अपनी यहाँ की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके बाद में फिर वो आगे विदेश चले गए पढ़ने के लिए। जब उनको विदेश जाना था तो उस समय उन्होंने सोचा कि अब जो मेरी दादी हैं इनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जब मैं वापस आऊँगा तब पता नहीं मैं इनसे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। और उनको उम्मीद नहीं थी कि मेरी दादी मुझे 5 वर्ष के बाद में यहाँ पे मिलेंगी। फिर भी दादी जो हैं वो उनको छोड़ने के लिए उनके साथ में गई, और जब उनको सी ऑफ करने के लिए गई तो दादी ने उसको आशीर्वाद देते हुए, दादी का ध्यान नहीं था उसकी तरफ बिल्कुल भी, खाली उसका पकड़ के और उसका उन्होंने माथा चूमा
और उसी स्पर्श के साथ में जो लेखक हैं वो वहाँ से विदा हो गए विदेश के लिए। तो जब वो उनको छोड़ने के लिए आई थी एयरपोर्ट पे, तो जाते समय जो उनके नम होठों की जो गर्मी थी वो अपने साथ उन्होंने महसूस करी कि बस ये मेरा आखिरी स्पर्श है मेरी दादी के साथ में शायद, क्योंकि रास्ते में भी पूरे रास्ते में उन्होंने कोई बात नहीं की थी। जाते टाइम भी उन्होंने लेखक को कुछ कहा नहीं, बस खाली उसको करीब लेके उनका माथा चूमा और फिर वो वहाँ से रवाना हो गए। अब 5 वर्ष पूरे होने के बाद में जब लेखक वापस आते हैं गाँव में तो देखते हैं कि उनकी दादी उनको वापस वहीं जहाँ से वो जब गए थे, तो जब उनको सी ऑफ करने आई थी तो वहीं पे रिसीव करने के लिए भी खड़ी हुई थी। यानी दादी बिल्कुल भली चंगी वैसी की वैसी थी जैसा वो छोड़ के गए थे। तभी लेखक ने कहा है कि आज से 20 साल पहले भी वो मुझे ऐसी दिखाई देती थी, अब भी मुझे वो ऐसी ही दिखाई देती हैं, और जब मैं गाँव 5 साल के बाद में बाहर विदेश से वापस आया हूँ तब भी मेरी दादी के चेहरे पर मुझे कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। वो बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती हैं, बिल्कुल संतुष्ट सी, एकदम शांत और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक। वो खूबसूरत नहीं लगती थी उनको, लेकिन बहुत आकर्षक लगती थी, अट्रैक्ट करती थी वो, क्योंकि उनकी जो प्योरिटी जो थी, जो उनका जो कहते हैं ना पवित्रता जो थी, वो एकदम झलकती थी, प्योरनेस झलकती थी उनको देखने से। जैसे कई बुजुर्ग औरतों को आपने देखा होगा, उनको देख के बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है पॉजिटिविटी की, तो वैसा वो फील करते थे। फिर वहाँ से जब उनको एयरपोर्ट से घर लाया गया तो दादी ने पूरे रास्ते कोई बात नहीं करी, और शाम को उन्होंने क्या किया, मोहल्ले की जो औरतें हैं उनको बुला लिया और एक पुराना ढोल ले लिया और उसको ढोल बजाना शुरू कर दिया और शौर्य गाथाएं गानी शुरू कर दी जो वो हमेशा गाया करती थी। मतलब जो जनरली वो गाती नहीं थी, जनरली तो वो क्या करती थी, अपनी माला ले लेती थी और उसको माला को फेरती रहती थी और मुंह ही मुंह में अपनी प्रार्थनाएं बोलती रहती थी। ये बचपन से देखते हुए आ रहे थे लेकर। और जब वो शहर में आ गई थी तो उन मालाओं को बुनने के साथ साथ में माला जो थी उसको फेरने के साथ साथ में जब लेखक को अलग कमरा मिल गया था, तो जब उनका बिल्कुल संवाद खत्म हो गया तो उन्होंने ये सोच लिया कि इसको अपनी नियति मान लिया कि अब मुझे अपना जीवन ऐसे ही जीना है। तो वो अपना समय ज़्यादातर सुबह से लेकर शाम तक जो चरखा है उसको काटने में ही निकालती थी, और दोपहर में सिर्फ खाना खाने जब उठती थी तब वो उन गौरैया को खाना खिलाती थी और मन की ही मन में प्रार्थनाएं बोलती रहती थी और माला फेरती थी। यही दादी का रूटीन था। लेकिन आज दादी ने उस रूटीन को तोड़ दिया। उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं बंद कर दी, ढोल बजाना शुरू कर दिया, और जब कोई वीर घर पे आते हैं, वापस कोई युद्ध जीत के आते हैं, तो शौर्य गाथाएं जो गाई जाती हैं वो ढोल बजा बजा के उन्होंने गानी शुरू कर दी। बड़ा मुश्किल हो गया उनको कंट्रोल करना। फिर किसी तरह से पिताजी ने बड़ी मुश्किल से उनको रोका और बैठाया कि कहीं वो बीमार ना हो जाए। तो अगली सुबह जब वो उठी तब उनको बुखार हो गया, क्योंकि इस तरह की जो उन्होंने पहले दिन इतना ज़्यादा गीत गाए और ढोल बजाया, तो उसके एक्सर्शन से वो थक गई, क्योंकि वो उनके रूटीन का काम तो था नहीं, और उनको बुखार चढ़ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। लेकिन दादी को अब एहसास होने लग गया कि अब वो ठीक नहीं होंगी और उनका अंत समय आ गया है। तो उन्होंने अपनी प्रार्थना कहा कि मैंने मेरी प्रार्थनाएं भी करनी बंद कर दी थी कल, और अब मुझे मेरा ये जो अंत का जो समय है निकट दिखाई दे रहा है, और मैं अब इसको अपने भगवान के ध्यान में लगाना चाहती हूँ। और उन्होंने हम सब से बात करना बंद कर दिया और अपने मन ही मन में वो प्रार्थना सी बोलती रही, और थोड़े समय बाद में ही हमने देखा कि उनका हाथ जो है वो बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल समय ही नहीं लगा, पता ही नहीं चला कि कब उनकी मृत्यु हो गई, प्रार्थनाएं बोलते बोलते। फिर उनको वहाँ से बिस्तर से चारपाई से उठा के नीचे ज़मीन पे लेटाया गया और लाल कपड़े से उनके शव को ढक दिया गया। उसके बाद में जब शाम हुई, शाम होने से जब थोड़ा सा पहले का जो समय होता है, जिस समय सूरज की जो किरणें हैं वो एकदम सुनहरी रंग की हमारे बरामदे में गिर रही थी, तो बिल्कुल दादी का जो शव पड़ा था उसके ऊपर एकदम चमक रही थी वो किरणें, एकदम गोल्डन कलर की, बिल्कुल ऐसे लालिमा लिए हुए सुनहरी। और फिर उनको वहाँ से शव को जो है उठा के, और जब हम ले जाने के लिए अर्थी लेके आए तो हमने देखा कि उनके शव के चारों तरफ वो जो गौरैया थी, वो पूरी गौरैया कोई हज़ारों की संख्या में कोई उनके शव के चारों तरफ बैठी हुई थी। और सबसे बड़ी बात थी, वो ही गौरैया जो रोज़ इतनी चहचहाट मचाती थी, इतनी खुश होती थी, उनके साथ खेलती थी, उनके सिर पे बैठती थी, कभी पाँव पे बैठती थी, आज वो बिल्कुल शांत थी। एक अक्षर, मतलब एक चूं की भी आवाज़ उनसे नहीं निकल रही थी, और बिल्कुल वो शव के चारों तरफ चुपचाप बैठी हुई थी। तो मतलब ये दिखाई दे रहा था कि वो भी मौन अपना जो है दुख प्रकट करने आई हैं, श्रद्धांजलि देने आई हैं दादी को। मेरी माँ ने जब ऐसा देखा तो वो थोड़ी दुखी हुई, और उन्होंने जाके रोटी के टुकड़े छोटे उनको खिलाने के लिए चारों तरफ फैलाए ताकि वो कुछ खा लें। लेकिन जब हम अर्थी उठा के लेके गए
तो उसके थोड़ी देर बाद में जो गौरैया जो थी वो भी वहाँ से उड़ के चली गई। यानी किसी ने भी उन रोटी के टुकड़ों को एक चोंच तक भी नहीं लगाई, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, और वो भी बड़ी दुखी थी और अपने श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। उन रोटी के टुकड़ों को अगली सुबह जब सफाई कर वाला आया तो उसी ने इकट्ठा करके उनको कचरेदान में डाला। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। अब इस कहानी में मुख्य 3-4 प्रश्न बनते हैं। एक ये प्रश्न बनता है कि आप दादी का जो पूरा चरित्र चित्रण कीजिए कि वो कैसी थी, उसमें आप बता सकते हैं। दूसरा, आप लेखक के बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं थी जिसमें वो दादी के करीब था और कैसे कैसे वो दूर होता चला गया। पहली बचपन की थी, दूसरी जब वो विद्यालय गया तब की थी, और तीसरी जब वो विश्वविद्यालय गया तब की थी। तो तीनों चीज़ों में कैसे कैसे परिवर्तन आया, उनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे, उसमें कैसे क्या क्या परिवर्तन आया वो हम इस कहानी में अब पढ़ चुके हैं। अब चलिए मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी एक बार बता दूंगी, या तो कल की क्लास में हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और चैप्टर को पूरा कंप्लीट लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे। आज आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ेंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि आपके पास बुक्स नहीं है, आपको मैंने एक लिंक भी शेयर किया है और आप अगर चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। हॉर्नबिल नाम की जो बुक है वो और स्नैपशॉट दोनों आपकी 11th क्लास में चलती हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिए और उनसे आप पढ़ सकते हैं। और वैसे भी अगर आप नहीं करना चाहते तो बहुत ही सिंपल है कि जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगी वो मेरे वीडियो में पूरा दिखाई देगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो रीडिंग की भी प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस जो आपकी 2 बजे होती हैं उसको आप ज़रूर अटेंड करिए, और उसके बाद में जो ग्रामर की क्लास होती है उसको भी अटेंड करिए। ये सारी क्लासेस आपको बहुत हेल्प देने वाली हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। 6ठी से 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले सभी बच्चे इस चैनल पर पढ़ाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं, एब्सोल्युटली फ्री हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। चलती हूँ, आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे कल से स्कूल खुल जाएंगे, तो हो सकता है वीडियोस अपलोड करने में या बनाने में मुझे टाइम लग जाए, तो जैसे जैसे बनते जाएंगे मैं आपको नोटिफिकेशन उसका भेजती रहूँगी। तो हो सकता है टाइमिंग भी मुझे चेंज करने पड़ जाएं, लेकिन कल के लिए तो वही टाइम रहेगा कि 11 बजे आपकी क्लास होगी इंग्लिश की, और 2 बजे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होगी। ग्रामर क्लास अगर होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।